दूर हटो, हटो यहाँ से, पास नहीं आना मेरे। हटो, मुझे मार मत, मुझे मार मत, प्लीज। मेरे पास मत आना, मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, मारो मत मुझे। थोड़ा जल्दी चलाओ। हेलो, इसवी प्रद्युमन सर, एक खून हुआ है। खून हुआ? कौन बोल रहा है? शहर के मशहूर बिजनेसमैन जयंतीलाल जी का खून। जयंतीलाल जी का खून हुआ है? कौन बोल रहा है ये? देखिए सर, मैं कौन बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सेठ जी का खून हुआ है और उनके घर वाले उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं। देखिए सर, अगर बॉडी जल गई तो खूनी कभी नहीं पकड़ा जाएगा। अब देरी मत कीजिए प्लीज, जल्द से जल्द जाकर बॉडी जलाने से रोकिए। हेलो, आप कहां से बोल रहे हैं? कौन है आप? हेलो, डैम इट। अरे कौन है आप लोग? ऐसे कैसे घर में अंदर आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। घर के सारे लोग कहाँ हैं? सर वो लोग तो साहब की बॉडी लेकर शमशान घाट गए हैं। शमशान घाट गए? क्या बताऊं मैं, यकीन नहीं हो रहा कि जयंती भाई अब हमारे बीच नहीं है। 15 साल पुरानी दोस्ती थी मेरी। वो तो मेरे बड़े भाई जैसे थे। पता नहीं ये सब कैसे अचानक से हो गया। चुप हो जाओ। एक्सक्यूज मी, देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। जयंतीलाल जी के परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। मैं जयंतीलाल जी की पत्नी दीपा जी, हमें पता है ये सही समय नहीं है पूछताछ करने की, मगर क्या करें? वो जयंतीलाल जी की मौत के बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? आप सुशील जयंती, उनका बड़ा बेटा। सुशील जी, हमें खबर मिली है कि आपके पिता की मौत एक नेचुरल डेथ नहीं थी, उनकी हत्या हुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हम डॉक्टर सूरज, मैं जयंतीलाल का फैमिली डॉक्टर हूँ। मैंने ही कल रात उनको चेक करके उन्हें डेथ सर्टिफिकेट दिया था। He died a natural death। ये सही कह रहे हैं। जयंती भाई की मौत सभी घर वालों के सामने ही तो हुई थी, और इतने सालों से मेरा इस परिवार से रिश्ता है, वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे? तो आप लोगों ने इतनी जल्दी में बॉडी क्यों जला दी? तो क्या ये भी गुनाह है? इतने महीनों से पिताजी बीमार थे, कितने इलाज किए, कितनी कोशिशें की, नहीं बचे वो। देखिए, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जयंतीलाल जी की हत्या हुई है।
क्या? हमने आपके पड़ोसी से भी पूछा, उन लोगों ने भी कल रात जयंतीलाल जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। देखिए, पड़ोसियों ने जो कहा वो सही है, लेकिन उनको या आप लोगों को सही बात नहीं पता है। और वो सही बात क्या है? पिछले 3 महीने से डैडी की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। वो ना सिर्फ लोगों को और बातों को भूलने लगे थे, बल्कि उनको हेल्यूसिनेशन यानी भ्रम हो गया था। गलत सही, सच झूठ का फर्क उनको समझ में नहीं आ रहा था। दौरे पड़ने लगे थे उनको लगने लगा था जैसे उनको कोई मारने वाला है। कल रात भी उनको ऐसा ही दौरा पड़ा था। शांत, कूल। इंजेक्शन गई। फास्ट, कम फास्ट। डैडी शांत, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा। पापा संभालो। अरे ये क्या कर रहे हो? बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहे हो? सुशील जी, उनका स्लीव ऊपर करो। जाने दो, मुझे मारो। बस। और इस बार अटैक इतना बड़ा था कि मुझे उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा और 2 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। मैं आपको सारी डिटेल्स दे सकता हूँ, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल हिस्ट्री, दवाइयाँ, सब कुछ दे सकता हूँ मैं आपको। हो गई तसल्ली आपको? अब हम अपना काम कर लें। इतनी जल्दी भी क्या है हेमंत? जरा सच तो सामने आ जाए। आप सर, मेरा नाम मोहन है, मैं जयंतीलाल जी का वकील। मैंने आपको फोन किया था सर। मोहन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जयंतीलाल जी की हत्या हुई है? मेरे शक की वजह है उनकी वसीयत। लेकिन ऐसा क्या है इस वसीयत में? सब कुछ, कि उनकी जायदाद में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? हम सब एक फैमिली हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा शेयर मिलेगा, यही ना? दैट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जयंतीलाल जी की मौत नेचुरल ना होकर मर्डर साबित हुई तो आप में से किसी को भी उनकी जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नथिंग एट ऑल। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे बराबर याद है कि 1 साल पहले उन्होंने मेरी सलाह लेकर ही ये वसीयत बनाई थी और उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। दीपा जी, 3 महीना पहले उन्होंने नई वसीयत बनवाई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ बकवास है। अरे पिताजी आपको कब मिले? आप तो 3 महीने से हमारे घर पे आए नहीं और पिताजी भी 3 महीने से घर के बाहर निकले ही नहीं। तो फिर? हेमंत, वो खुद मेरे ऑफिस में आए थे 3 महीना पहले। दीपा जी, 3 महीना पहले उन्होंने नई वसीयत बनवाई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ बकवास है। अरे पिताजी आपको कब मिले? आप तो 3 महीने से हमारे घर पे आए नहीं और पिताजी भी 3 महीने से घर के बाहर निकले ही नहीं। तो फिर? हेमंत, वो खुद मेरे ऑफिस में आए थे 3 महीना पहले। मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। आप क्या कह रहे हैं सर? कोई मेरी जान लेना चाहता है, मुझे मार डालेगा। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन है जो आपको मारना चाहता है? कोई अपना, मेरे परिवार के सदस्य में कोई है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूं। सर, कौन है वो? कहा ना, कोई अपना। क्या सोच रहे हो? पुलिस के पास जाऊं? यही कहना चाहते हो? सर, मैं पुलिस को खबर करूं? नहीं, पुलिस वाले भी अब मुझे पागल समझेंगे। तुम मेरा एक काम करो मोहन, मेरा वसीयतनामा बदल डालो। अगर मेरी मौत हो जाती है और मौत के बाद ये साबित होता है कि उसका कारण मेरा परिवार है, तो मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा कुछ भी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम नहीं होगा।
सर अगर परिवार के सदस्य को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? हमें नहीं तो किसे मोहन? जायदाद किसको मिलेगी? सर सीआईडी को। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी सर, अगर जयंतीलाल जी की मौत हत्या साबित होती है तो उनकी सारी जायदाद जो कि लगभग 5,000 करोड़ है वो सीआईडी को और पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट को मिलेगी। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर उनकी मौत हत्या साबित हुई तो। लेकिन उनकी तो हत्या हुई नहीं, हम वहीं तो थे, जो कुछ भी हुआ हमारे सामने हुआ है। उनकी हत्या हुई है या नहीं वो हम पता लगा लेंगे। अरे आप कैसे पता लगाएंगे? बॉडी तो है ही नहीं। बॉडी जल चुकी तो क्या हुआ, राख तो है। जब तक ये केस सुलझती नहीं तब तक जयंतीलाल जी की राख हमारी कस्टडी में रहेगी। अरे लेकिन सॉरी मैम। मोहन जी, सर जरा बताइए, क्या जयंतीलाल जी ने खुद आपसे कहा था कि उनके परिवार वालों में से कोई है जो उनकी जान लेना चाहता है? जी सर। क्यों? सर वजह तो पता नहीं, लेकिन उनको लगता था कि उनके घर वाले पैसों के लिए उनकी जान लेना चाहते हैं सर। बेटों से वो खुश भी नहीं थे। वो चाहते थे कि हेमंत और सुशील उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाएं, उनके साथ बिजनेस करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। ऐसा क्या हुआ? सर दोनों ने अपना अलग अलग बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसे भी चला नहीं पाए। और हेमंत सर, वो तो एक नंबर का अय्याश निकला। उसने सेठ जी के सारे पैसे उड़ा दिए। सर बाप बेटे में हमेशा खटर पटर चलती रहती थी, कभी बनी नहीं बाप बेटे में। बनती नहीं थी, मगर हम बाप बेटे तो थे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपने पिता को ही मार दूंगा। मार भी सकते हो। आखिरकार दुनिया में आधे से ज्यादा गुनाह तो पैसों के लिए ही होते हैं। फिर तो सुशील भैया की वजह मुझसे बड़ी थी। उनका पिछला बिजनेस उन्होंने घाटे में बंद किया और अभी जो है वो नुकसान में चल रहा है। सर मार्केट का बहुत पैसा है उनके ऊपर, और डैडी भी इस बार सुशील भैया की मदद करने के लिए रेडी नहीं थे। सर मैं मानता हूं कि डैडी नाराज थे, नहीं दे रहे थे मुझे पैसे, पर मुझे ये भी पता है कि वो मुझे और मेरे परिवार को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। खून में उनका खून तो हो, इसीलिए पैसों के लिए अपनों का ही खून बहा दिया। सर एक आइडिया है। क्या है कि अब जो हुआ सो हुआ, उसको बदला तो नहीं जा सकता ना, लेकिन इस सिचुएशन से अपना फायदा जरूर निकाल सकते हैं। क्या मतलब? वो सर आप ये मामला सुलझा दीजिए। मान लीजिए कि नेचुरल डेथ थी, अब वसीयत के हिसाब से पैसे सीआईडी और मुंबई पुलिस की जगह हमें मिलेंगे, जो उसके असली हकदार हैं। नहीं, आप लोगों का जो नुकसान हुआ होगा वो हम आपस में समझ लेंगे ना। सुशील जी, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, और दोबारा ऐसे बात करने की गलती नहीं करना, समझे? तुम अपनी दादाजी से बहुत करीब थी ना? दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के जैसे थे, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। कभी दादाजी ने तुमसे ये कहा था कि उनकी जान को खतरा है, कोई उन्हें मारना चाहता है, ऐसे कभी कुछ कहा था उन्होंने? उन्हें हर किसी से डर लगता था। दादाजी सिर्फ मेरे पे विश्वास करते थे, बाकी उन्हें सबसे डर लगता था। तो उन्हें लगता था कि कोई उन्हें मार देगा। चलो दादू, अब हम खाना खाएंगे। क्या ये? चलो 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 दादू। मुझे वो सब लोग इसमें जहर मिला के मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है दादू आपको? वो सब लोग मिले हुए हैं, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तुम मत खा, अरे फेंक दे, वरना तू भी मर जाएगी। दादू आप मेरा विश्वास करो, ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जहर भी नहीं, कुछ नहीं है दादू, आप मेरा
विश्वास करो, देखो देखो देखो, मेरे हाथों में खा रही हूँ ना, देखो देखो, मुझे कुछ हुआ, मैंने अपने हाथों से बनाया। चलो दादू, चलो चलो चलो, खाओ 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 खाओ। गुड दादू, गुड दादू। चलो एक और बाइट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक और बाइट खाएंगे। अच्छा है ना दादू? गुड गुड, चलो मुझे चलो। कितना प्यार करती है, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, बाकी सब लोग मेरी दौलत के पीछे मुझे मार देंगे। दादू आपको कुछ नहीं होगा, आपका बहादुर बच्चा है ना इधर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। देखो, अब तुम घर जाओ, जाओ, और देखो किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, ठीक है? जाओ। हाँ के बता, क्या निकला राख में से? बॉस, राख में से बड़ी जबरदस्त बात निकली है। हालांकि इस राख ने मुझे कम परेशान नहीं किया, लेकिन मैंने भी इसका मुंह खुलवा ही लिया, है ना? तो फिर बता दे यार। बताता हूं। तारिका। हाँ सर, हमने इस राख का स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट किया। फिर रिपोर्ट से बात साबित हो गई है बॉस कि जयंतीलाल की मौत नेचुरल नहीं है, जयंतीलाल को मारा ही गया। क्या कहा तुमने? जयंतीलाल की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी? नहीं। कैसे सांख्ये, कैसे मारा? लार्सनिक से। लार्सनिक? जयंतीलाल की राख में हमें लार्सनिक मिला है बॉस। राख में से लार्सनिक? सर, कुछ केमिकल्स और हेवी मेटल्स, धातु ऐसे होते हैं जो जलने पर भी नहीं खत्म होते। लार्सनिक उनमें से एक है, इसलिए लाश के पूरी तरह जल जाने के बावजूद उसमें मौजूद लार्सनिक जलाने और राख में ऐसे ही रहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है सांख्ये, कि अगर जयंतीलाल की मौत लार्सनिक की वजह से हुई है तो फिर उसके फैमिली डॉक्टर सूरज को ये पता कैसे नहीं चला? पता कैसे नहीं चला? उसने नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट इश्यू किया ही कैसे और क्यों? बॉस, अगर लार्सनिक जैसा जहरीला केमिकल इंसान के शरीर में एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचा दिया जाए तो इंसान की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन अगर यही जहर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसके शरीर में पहुंचाया जाए तो उसकी मौत एक साथ एकदम नहीं होती है। पहले उसकी याददाश्त जाती है, फिर उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, उसे हेलुसिनेशन होने लगता है, भ्रम होने लगता है, फिर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और जयंतीलाल के साथ ये सब कुछ हो रहा था। लार्सनिक? जी हाँ, लार्सनिक। और इससे यह साबित हो गया कि जयंतीलाल जी की मौत बीमारी से नहीं बल्कि उनका खून किया गया। लेकिन ये किया किसने? वही पता करने हम लोग यहाँ हैं। अभिजीत, जयंतीलाल जी का कमरा चेक करना पड़ेगा। ओके सर। हम पे शक कर रहे हैं? आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम लोगों में से कोई ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, ये सब इनकी चाल है। डैडी की प्रॉपर्टी इन्हें मिल जाए इसके लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं ये लोग। बकवास मत करिए सुशील जी, दोबारा ऐसा बोला ना अंडा डाल दूंगा। आप धमकाकर हमें चुप करा सकते हैं लेकिन कुछ साबित नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप लोग ये सब कुछ इन 5,000 करोड़ के लालच में कर रहे हैं ना? बोल चुके आप लोग, अब बस सीआईडी को अपना काम करने दीजिए। क्या मजाक नहीं चल रहा है? एक आदमी का खून हुआ है, खून। आप सबकी भलाई इसी में है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। अच्छा, अब सीआईडी धमकाने भी लगी है। ये धमकी नहीं है, ये आशी, आशीष, आशी बेटा, आशी क्या हो गया? आशी बेटा, आशी बेटा उठो। आशी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? आशी, आशी बेटा क्या हो गया? अरे जरा देखो इसे भी, क्या हो गया मेरी बच्ची को? आशी क्या हुआ? आंखें खोलो, हो गया? आशी बेटा, आशी बेटा, आशी, आशी
क्या हो गया इसे? आशी, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा फौरन। हाँ पंकज, क्या? माय गॉड, ये अच्छा ठीक है। क्या हुआ? ये डॉक्टर सूरज ने आशी के कुछ टेस्ट किए थे, पता चला कि उसके खून में भी लार्सेनिक है। लेकिन सर, लार्सेनिक आशी के खून में पहुंचा कैसे होगा? सर ऐसी कोई कॉमन चीज जो जयंती लाल जी और आशी दोनों के कांटेक्ट में आई हो? खाना। अब आशी ने बताया था ना कि कुछ दिनों से जयंती लाल जी का खाना वो खुद टेस्ट कर रही थी। नहीं बस खाना नहीं, ये कुछ और है। ये सालों के साहब, ये आपको कैसे पता चला? बताता हूं, बस ये है वो बाल जो हमें जयंतीलाल के हेयर ब्रश में से मिला है। अब लार्सेनिक तो अधिकतर नाखूनों में और बालों में ही जमा होता है। तो जब हमने इस बाल के छोटे छोटे टुकड़े करके एनालिसिस किया तो रिजल्ट आया ये। और सर हमने इन टुकड़ों का एटॉमिक अब्जॉर्प्शन टेस्ट किया तो पता चला कि दूसरे केमिकल्स के साथ साथ इसमें लार्सेनिक भी है। अब क्योंकि बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं इसलिए हमने इस रिजल्ट को कैलेंडर के साथ टैली किया। बॉस, तब हमें पता चला कि जयंतीलाल को ये लार्सेनिक 8 से 10 दिन के गैप में दिया जा रहा है। और 8-10 दिन के गैप में? इसका मतलब जो भी है, जयंतीलाल को हर 8-10 दिन के इंटरवल पर लार्सेनिक दे रहा था, धीरे धीरे मार रहा था। और इसकी शुरुआत हुई बॉस 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? सर हाँ, फिर तो खूनी जयंतीलाल जी के घर वालों में से कोई नहीं होगा। परिवार वाले 8-10 दिन तक इंतजार क्यों करेंगे? एक ही बार में मार देंगे। फ्रेडी, परिवार वाला भी तो जयंतीलाल को धीरे धीरे मार सकता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। सर पिछले 3 महीने से कुछ मसाज करने वाले आ रहे थे, मैंने बताया तो था आपको। हाँ, चेक कर चुके हैं हम उनको। उनके अलावा और कोई आता था क्या? कोई एक हो तो बताओ। उनके दोस्त, पुराने बिजनेस पार्टनर और ऑफिस के स्टाफ वगैरह बहुत सारे लोग आते रहते थे घर पे। जी, डैडी बहुत सोशल थे, लोगों से मिलना जुलना, पार्टीज में जाना उनको बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए जब उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया तो लोग उनसे मिलने घर पर आने लगे। लेकिन इन लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं सर, इनमें से कोई ऐसा नहीं कर सकता है। भाभी देखिए ना, ये कैसा निशान लगा है। 4 बार धोया, 4 बार छुटाया, फिर भी नहीं हट रहा। अरे ठीक से धो ले, साफ हो जाएगा। अरे भाभी कितनी बार रगड़ा, नहीं जा रहा। और जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये दाग खून का है। खून? जी हाँ। सुनिए, आपके कुर्ते पे ये खून का दाग कहाँ से आया? आपको कहीं चोट लगी है क्या? क्या हुआ आपको? मुझे नहीं पता। अरे मुझे मेरे कुर्ते पर कहाँ से आया? मैं खुद हैरान हुआ था कल जब मैंने इसे देखा। तो कल लगी आपको ये चोट? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। हाँ, जब मैं कल लोगों से मिल रहा था तब ये खून का दाग लगा मुझे। बिना चोट खून के धब्बे, अजीब बात है। वही तो। और कुछ हुआ था कल? कोई खास बात? नहीं सर, और कोई खास बात नहीं। साहब एक बात अजीब हुई थी। क्या? कल सुबह मुझे गार्डन में कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले थे। कांच के टूटे हुए टुकड़े? तो फिर? साहब उन टुकड़ों में खून लगा हुआ था। क्या? कांच के टुकड़ों में खून लगा हुआ था? जी। कहाँ पर है वो? अब वो तो मैंने कचरे के डिब्बे में डाल दिए। इस कुर्ते पे खून, कांच के टुकड़े पे खून। कहाँ देखे थे वो कांच के टुकड़े तुमने? ये देखिए, यहाँ पर मिले थे मुझे कांच के टुकड़े। यहाँ पर? जी।
टूटा हुआ बल्ब है सर। बल्ब का टुकड़ा मिला क्या उसको? काम करो अभिजीत, इस घर में जितनी भी लाइटें हैं, लैंप्स हैं, सब चेक करो, देखो कोई बल्ब गायब है क्या। सब जगह देख लिया, कांच का टूटा हुआ सामान कहीं पे भी नहीं है। सर कुछ नहीं मिला। सर! हाँ जी, ये सही, ये देखिए, यहाँ का बल्ब गायब है। बड़ी अजीब बात है, ये लैम्प तो बिल्कुल ठीक था। मैं और दादू इस लैम्प के नीचे काम भी किया करते थे, और जिस तरह दादू की मौत हुई तब भी ये लैम्प ठीक था, इसमें बल्ब था और ऑन था। तो फिर इस लैंप से बल्ब अचानक गायब कैसे हो गया? क्यों कविता? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम ये बल्ब कैसे गायब हुआ, किसने निकाला, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन सर ये बल्ब कोई गायब करेगा क्यों? सर इस बल्ब का और इस लैंप का कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस केस में। बॉस, ये धब्बे देख रहे हो? ये धब्बे लार्सनिक के हैं। लेकिन ये लार्सनिक के धब्बे पूरे लैंप पर कैसे? बॉस, हुआ ये होगा, खूनी जयंतीलाल जी के घर पे आता होगा हर 8 या 10 दिन में। नमस्ते साहब, साहब ऊपर है अपने कमरे में। और चुपके से जयंतीलाल के टेबल लैंप पे लार्सनिक छिड़कता होगा। शायद जयंतीलाल जी हमेशा इस टेबल पर बैठ करके काम किया करते थे।
और जैसे ही ये बल्ब गर्म होता था, लार्सनिक धीरे धीरे फैलकर जयंतीलाल जी की सांसों में घुल जाता था। सालू के साथ आशी को लार्सेनिक का इतना असर क्यों नहीं हुआ? उसे लार्सनिक का इतना असर इसलिए नहीं हुआ फ्रेडी, क्योंकि वो यहाँ हमेशा नहीं रहती थी। कभी कभी आती थी अपने दादाजी के पास। यार ये जो भी कोई है, इस जयंतीलाल के और घर वालों के करीब का ही कोई है, इसलिए वो जयंतीलाल के मौत के वक्त यहाँ मौजूद था और मौत होने के बाद में सबूत मिटाने के लिए उसने उस लैंप में से वो बल्ब निकालकर अपने जेब में रख दिया होगा और फिर सभी घर वालों से मिलते वक्त सुशील जी को भी अपने गले लगा लिया। जैसे सुशील को उसने गले लगा लिया, उसके जेब में जो उसने बल्ब छुपा के रखा होगा वो फूट गया, जिसकी वजह से उसके कमर में जख्म भी हुई और उस जख्म से जो लहू निकला, जो खून निकला, वो सुशील के कपड़ों पर आया। मतलब सर खूनी घर वालों में से कोई होगा? नहीं फ्रेडी, घर वाला तो नहीं लगता, और घर वाला होता तो बल्ब जेब में रख के थोड़ी ना घूमता। ये तो कोई ऐसा आदमी है जिसके पास वही एक मौका था सबूत मिटाने का, वो चंद मिनट। घर वाला तो कभी भी निकाल लेता। सर उस दिन तो कितने लोग आए थे यहाँ, खूनी का पता कैसे चलेगा? सर उस दिन मीडिया के लोग भी आए थे, कौन आया कौन गया ये सब रिकॉर्ड तो किया ही होगा उन लोगों ने। तो चलो देख लेते हैं किस किस ने सुशील जी को गले लगाया था। क्या हुआ सर, खूनी का पता चल गया? हाँ फ्रेडी, खूनी मिल गया। कौन है? फ्रेडी, इस आदमी की पूरी कुंडली निकालो, पता लगाओ पिछले 3 महीनों में ये कहां कहां गया था, किस किस से मिला था, क्या क्या किया है इसने, सब कुछ। आप लोग फिर यहाँ हैं? खूनी का तो पता चला नहीं होगा, कुछ छानबीन रहेगी होगी। नहीं सुशील जी, कोई छानबीन नहीं बची है, खूनी का पता चल गया है और खूनी अभी इसी वक्त यहाँ हम सब के बीच मौजूद है। क्या? कौन है वो? अरविंद जी, जरा उठेंगे आप? मैंने क्या किया? अरविंद जी, आपने क्या किया इसका तो पता हमने लगा ही लिया।
बस अब आपके कारनामे हम आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या बकवास है ये? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने जयंती को मारा? अभिजीत, मौका मिला था, मान जाते तो सबके सामने कपड़े नहीं उतरते। जरा एक कुर्ता उठाना। क्यों? अरे उठाओ सर। क्यों? क्या है ये? निशान कैसा है? हाँ? कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? हिंदी में बोलो, हिंदी में। मातृभाषा है हमारी। भूल गए क्या? याद दिलाओ। हाँ? नहीं सर, बताता हूँ। नफरत करता था मैं जयंती से। 5 साल पहले हमने एक बिजनेस शुरू किया था। आज ये इतना बड़ा 5000 करोड़ का एम्पायर है ना, वो मेरे मेहनत की कमाई थी। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस बिजनेस पे लगाई थी, पर जयंती की नीयत में खोट थी। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया। तब मैंने सोचा कि जब मौका मिलेगा तो मैं इसका हिसाब चुकता करूंगा। और वो मौका तुम्हें मिला 3 महीने पहले एडवोकेट मोहन के ऑफिस में, जहां पर जयंतीलाल जी भी आए थे और तुमने चुपके से उन दोनों की बातें सुन ली थी। अगर मेरी मौत हो जाती है और मौत के बाद ये साबित होता है कि मेरी किसी ने हत्या की है, तो मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, कुछ भी मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं मिलेगा। सर, अगर परिवार के सदस्य को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? सीआईडी को, जो मेरा मर्डर इन्वेस्टिगेट करेगा। मुझे लगा अच्छा मौका है। जयंतीलाल को मारूंगा मैं और शक जाएगा उसके परिवार पर। और इसीलिए तुमने जयंतीलाल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, एक नया प्रपोजल लेकर। क्यों? मेरे दिमाग में एक आइडिया था जिसके लिए मेरा उसके घर बार बार जाना जरूरी था। साहब ऊपर है अपने कमरे में। लेकिन एसीपी साहब, आपको इन पे शक कब हुआ? दीपा जी, जयंतीलाल जी की अंत्येष्टि के दिन जो मीडिया कवरेज हुआ था, जो मीडिया वालों ने वीडियो फुटेज लिया था, उसकी मदद से जयंतीलाल जी के अंत्येष्टि के दिन घर के बाहर जो इन्होंने कुर्ता पहना था, शमशान भूमि पर वो कुर्ता बदल दिया गया था, क्योंकि उस पर खून जो लगा हुआ था। क्यों अरविंद जी? अरविंद जी, बदले की आग में तुमने जयंतीलाल का खून कर दिया। क्या मिला तुम्हें? कैसा सुख मिला? गलत किया तुमने, गलत किया। रेडी? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड वी आर सॉरी, हम लोगों ने आपको काफी बुरा भला कहा। दरअसल हमें लगा कि पैसों के चक्कर में आप हम परिवार वालों को इस केस में कल्प्रिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। एसीपी साहब, मैं मेरे पति की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हूँ।
सीआईडी और पुलिस वेलफेयर फंड में मैं डेफिनेटली डोनेट करूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे दादू को इंसाफ दिलाया। गॉड ब्लेस यू। पास नहीं आना मेरे। मेरे पास मत आना। मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मुझे मत मारो, मुझे छोड़ो प्लीज। छोड़ दो मुझे, मारो मत मुझे। थोड़ा जल्दी चलाओ। हेलो, इसवी प्रद्युमन है? सर, एक खून हुआ है। खून हुआ? कौन बोल रहा है? शहर के मशहूर बिजनेसमैन जयंतीलाल जी का खून। जयंतीलाल जी का खून हुआ है? कौन बोल रहा है ये? देखिए सर, मैं कौन बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सेठ जी का खून हुआ है और उनके घर वाले उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं। देखिए सर, अगर बॉडी जल गई तो खूनी कभी नहीं पकड़ा जाएगा।